नमस्कार। आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। बीजेपी में चारों ओर नरेंद्र मोदी का गुणगान हो रहा है और लग नहीं रहा कि पार्टी के पास कोई विकल्प है बजाय इसके कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार वो घोषित करे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरएसएस के आइडियोलॉग, देश के प्रथम राजनीतिक बुद्धिजीवियों में से एक श्री गोविंदाचार्य। स्वागत है आपका सर। नेशनल एग्जीक्यूटिव बुलाई गई थी बीजेपी द्वारा राजनाथ सिंह के नाम पर मोहर लगाने की, लेकिन चर्चा सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की हुई। आपने उनको बहुत सालों से देखा है, बीजेपी को भी बहुत सालों से देखा है। आपके हिसाब से इतनी हवा मोदी के नाम पर एकाएक क्यों बन गई? स्वाभाविक है, देश की जैसी विकट स्थिति है, समस्याओं से जूझ रहा है देश, तो तारनहार की इच्छा आवश्यकता रहती है। ऐसा ही यूफोरिया बना था जब श्री राजीव गांधी बने थे। 3 साल तक यूफोरिया रहा, बाद में टाइम टाइम पेश हुआ। उसी प्रकार बाद में वीपी सिंह का भी 3 साल तक चला, यूफोरिया बहुत था, कोई इनकार नहीं कर सकता था। श्री नरसिम्हा राव 91 में बने, 95 तक उनके खिलाफ बोलने की स्थिति नहीं थी जनमानस में, बाद में उनकी भी हवा निकल। तो आपका भी मानना है कि अभी हवा है, बाद में मानता हूं ये स्वाभाविक है कि ऐसी हवा बनती है देश की विकट स्थितियों में, मगर पार्टी के लिए कोई मजबूरियां या कोई स्थितियां एडवांटेज की नरेंद्र जी की हो सकती है। देश बहुत बड़ा है, दल से तो निश्चित रूप से बड़ा है, इसलिए संभल कर चलने की मैं सलाह नहीं। इस वक्त बीजेपी में बड़ी बहस इस बात पर है कि क्या नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री घोषित किया जाए या फिर कलेक्टिव लीडरशिप के तहत आगे चल के चुनाव लड़ा जाए। आप क्या मानते हैं? मैं मानता हूं देश की जैसे संवेदनशील स्थितियां हैं, आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से, उसमें अनुभवी हाथ की ज्यादा आवश्यकता है। मेरा ऐसा मानना है कि लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री रहें और नरेंद्र मोदी हो या राजनाथ हो, वे किसी न किसी कैबिनेट मिनिस्टर के नाते से अपना हाथ आजमाएं, अनुभव से अपने को पुख्ता करें। देश के लिए वो ठीक होगा। इन लोगों के लिए क्या ठीक होता है ये हमारे लिए कंसिडरेशन। लेकिन कई लोग ये कहेंगे कि इस वक्त नरेंद्र मोदी के लिए डिमांड है, मतलब आडवाणी जी के लिए इतनी डिमांड है। सवाल डिमांड का नहीं, सवाल देश के हित का है। मुझे जो देश के हित में लग रहा है वो यही लग रहा है कि आडवाणी जी स्वस्थ हैं, आडवाणी जी अनुभवी हैं, सबसे सीनियर हैं, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता उन्होंने प्रमाणित की है। नरेंद्र जी को तो अभी बहुत कुछ सीखना है, इसलिए अप्रेंटिस करना ज्यादा सबके शुभ होगा। नरेंद्र जी का आलोचक मैं नहीं हूं, लेकिन उनको इतनी जल्दी खर्च नहीं कर देना चाहिए, ये मेरा सोच नहीं, क्योंकि जब तक 2014 के चुनाव होंगे तब तक आडवाणी जी की उम्र हो जाएगी करीब 87 साल। आपको लगता है कि जब बाकी देश में एवरेज एज 25 साल की है तो 87 साल का पीएम होना चाहिए? आप दूसरा देखिए, उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य का क्या हाल है। बाकी कम उम्र वाले कहां कहां गाड़ियों में बैठ गए थे, दिन भर का धरना तक नहीं दे पाए थे वे, और आडवाणी जी तो अभी भी स्वस्थ हैं, इसलिए अभी भी उनका काम हो सकता है। इसलिए 87 साल हुए या नहीं प्रश्न ये नहीं है, स्वस्थ है या नहीं ये प्रश्न है। आपने अप्रेंटिसशिप की बात की, 3 टर्म से वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने काम किया है, लोगों ने चर्चा की है उनके काम की। आपको नहीं लगता कि अप्रेंटिसशिप काफी है? मुझे लगता है गुजरात पूरा देश नहीं है। पूरे देश में बहुत सी विविधताएं हैं, बहुत सी जटिलताएं हैं और बहुत से अंतर्विरोध भी हैं। उन सब का सामना करना, टैकल करना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए अपने एटीट्यूड में। उसके लिए काफी कुछ स्किल्स की जरूरत है, जो अभी तो वांटिंग, अभी तो उन्होंने प्रमाणित नहीं किया। नहीं, पर आप मानते हैं कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है? आप मानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जिद की, संजय जोशी को जबरदस्ती करके नेशनल एग्जीक्यूटिव से हटवाया, बीजेपी से छुड़वाया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत अड़ियल है, एक बात पे अड़ जाते हैं तो फिर बीजेपी को उन्हीं की बात माननी होगी और ऐसे में बड़ा खतरा है आगे चल के? इस पर मैं कुछ कहूं इससे ज्यादा तो आप नहीं अभी कहेंगे। नहीं, आप बताइए। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो सवाल पूछा। नहीं, मैंने तो सवाल पूछा, मैंने कुछ नहीं कहा। तो मैं ये मानता ही हूं कि बहुत ज्यादा लचीलेपन की आवश्यकता है। अपनी पार्टी के अंदर ही अगर ऐसी जिद करेंगे तो अन्य दलों के साथ तो चलना और कठिन हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के लिए मेरा कहना है कि और परिपक्व होने की जरूरत है। पॉलिटिक्स की हैंडलिंग में स्किल के साथ पेशेंस की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि एक इम्पेशेंस का माहौल बन रहा है जो न नरेंद्र के लिए अच्छा है न देश की दृष्टि से। तो क्यों बन रहा है ऐसा? स्वाभाविक है, जब कोई दिखता नहीं होगा और नरेंद्र जी के बारे में कारपोरेट सेक्टर भी अनुकूल होगा तो स्वाभाविक ऐसे वातावरण बना करेंगे। ये तो पार्टी के लिए एक सेंसिबल दृष्टि से विचार करने का विषय है कि चुनावी जीत सब कुछ नहीं है। चुनावी जीत सब कुछ नहीं है, ये पहले तय करें तो दल, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश तब दिखे। पर इस वक्त तो चर्चा ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी इक्वल टू बीजेपी, बीजेपी इक्वल टू नरेंद्र मोदी। राजनाथ सिंह ने 95 मिनट का भाषण दिया, लोग सो रहे थे, बोर हो रहे थे, लेकिन जब जब उन्होंने मोदी का नाम लिया तभी तब ताली बजी। तो ये नहीं लगता कि कार्डर में वो भावना है? ऐसा होता है, एक सामयिक बात है।
लेकिन कैडर के साथ साथ लीडरशिप का तकाजा यही है कि वो इन सब बातों को भी दखल में ले, लेकिन निर्णय पूरे विवेक और जरूरत के हिसाब से ले। लीडरशिप के हाथ में इस वक्त है नहीं बात, क्योंकि लीडरशिप चारों तरफ जो लोग खड़े हैं वो केवल एक ही नाम जप रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि उस माने भारतीय जनता पार्टी में देश के बारे में सपना सजोए हुए लोग तो नीचे मिलेंगे। नेतृत्व के स्तर पर तो साजिश, तिकड़म, चालाकी और चापलूसी इसका ही आलम है। ऐसी स्थिति में कौन चुप है, इससे आप अंदाज नहीं कर सकते कि वो सहमत है या नहीं। जो चुप है वही साजिश रच रहा हो, यह भी संभव है। तो आपका मानना है कि इस वक्त बीजेपी के जो बाकी नेता हैं, चुप बैठे हैं, जो देख रहे हैं कि चारों तरफ गुणगान हो रहा है एक शख्स का, वो कोई साजिश करें कि किस तरीके से ऐन मौके पे मोदी जी हो साइड और वो बैठेंगे? तीन चीजें मैं कहता हूं ना, चालाकी भी, तिकड़म भी, साजिश भी। इसमें जो जो जिस फन में माहिर हो वो सब अपने काम में लगे होंगे। नहीं, पर आपको नहीं लगता कि इस वक्त अगर बीजेपी को सरकार बनानी है, विपक्ष की भूमिका अदा करनी है, तब उन्हें एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि मास के बीच में बहुत लोकप्रिय हो? जैसे अभी मैं गया था इलाहाबाद, वहां पर मैंने इंटरव्यू किया अशोक सिंघल का, वीएचपी के नेता। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू को लेकर लोगों में अपील थी, अब उसी तरीके से अपील है मोदी को लेकर। आपको लगता है कहीं अतिशयोक्ति हो गई इसमें? थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। उस समय के माहौल को वो जानते होंगे, अभी भी जानते होंगे, लेकिन सार्वदेशिक जो अपील होती है, समाज के सभी हिस्सों में जो अपील होती है, उस बारे में तुलना। तो आप बताइए, आप तो देश भर में घूमते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जिस तरीके से करिश्मा मोदी का गुजरात में है, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में, बिहार में दोहरा पाएंगे उसको? मैं मानता हूं कि बीजेपी के समर्थक वर्ग में जो व्याप्त निराशा है, इसलिए समर्थक वर्ग में तो वैसा ही यूफोरिया जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन इन जनरल पूरे समाज का अगर हम आकलन करें और वोट पैटर्न का अगर हम आकलन करें, तो मैं मानता हूं कि इस यूफोरिया के बारे में एक अतिरंजित परसेप्शन समर्थकों के दिमाग में भी नहीं। पर कम से कम जो समर्थक है, अगर उसमें जोश आता है तो वो कस के जाके वोट देता है, बाकी लोगों को खींचता है, और इससे बीजेपी की जो टैली है मोदी के बगैर जितनी होती है और मोदी के साथ जितनी होती है, उसमें तो फर्क पड़ पता जाएगा। नहीं उस ध्रुवीकरण का प्रकार क्या होगा, ध्रुवीकरण की रीच कितनी होगी, ये कास्ट बैरियर्स को, रीजनल बैरियर्स को, लैंग्वेज के बैरियर्स को, लोकल लीडरशिप के बैरियर्स को कितना तोड़ पाते हैं, ये सारी स्किल्स तो भी आजमाना बाकी है। तो आप बताइए, जैसे हमने सीधी बात में 2 ही हफ्ते पहले मौलाना महमूद मदनी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि गुजरात में उन्होंने देखा कि मुसलमान मोदी को वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहले नफरत थी, वो नफरत का स्तर थोड़ा कम हो रहा है, मुसलमान मोदी को अब दुश्मन की तरह नहीं देखता। आपको लगता है कि यही पैटर्न बाकी राज्यों में भी देखने को कहते हैं ना, टाइम इज द बेस्ट हीलर, लेकिन इसके बाद भी क्या प्रोवोकेशंस होंगे और लोकल लीडर्स इसको किस दृष्टि से वो काउंटर करेंगे, इस पर बहुत सी बातें निर्भर हैं। अभी तो बहुत समय बाकी है, इसलिए बीच बीच में क्या क्या और नुस्खे गैर जिम्मेदार राजनीतिक दल, जिसमें कांग्रेस को भी मैं शामिल मानता हूं, आजमाएंगे, इस पर तो अभी बात होना कठिन है। बीजेपी की नजर से सबसे अहम सवाल यह है कि अगर मोदी को प्रोजेक्ट किया जाता है, तो क्या जो एलाइज हैं, जो वाजपेयी जी के साथ जुड़े थे, क्या वही एलाइज नरेंद्र मोदी के साथ भी जुड़ेंगे? आपका क्या मानना है? चुनाव के पहले और चुनाव के बाद की स्थितियां तो अलग अलग रहेंगी। नए जुड़ेंगे, पुराने घटेंगे, ये सब आगे के समीकरण होंगे। चुनाव के पहले का अगर हम विचार करें तो सबसे ज्यादा कंटेंशियस अगर रोल रहा है, जनता दल यू का रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि वो इतना तो विवेक का इस्तेमाल करेंगे कि अलग अलग लड़कर सभी गवा दे, इसकी बजाय वो कहीं सीट एडजस्टमेंट करेंगे, ज्वाइंट कैंपेनिंग नहीं करेंगे, झंडे शेयर नहीं करेंगे। शायद चुनाव पूर्व की रणनीति उनके लिए यही उपयोगी। नहीं, पर आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, आपको कैसे मालूम? क्योंकि नीतीश कुमार ने अब तक जो बयान दिया है, उससे यही बात साफ हो गई है कि अगर जिस दिन बीजेपी ने मोदी को आगे किया, वहीं नीतीश कुमार ने कहा बाय बाय। राजनीतिक लोगों का केवल उनके बयान से आकलन करना ये भी सही नहीं होगा। अनुभव क्या कहता है और पहले भी क्या था, पहले और अब में अंतर क्या आ गया। पहले भी वो हर तरह के स्किल्स के साथ साथ चलते रहे हैं, और ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड ये उन्होंने पहले भी किया है, आगे भी वो करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। वो सारी नहीं, पर ये तो बड़ा मतलब हिपोक्रेसी है, दोहरा रवैया है ये। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम नहीं साथ में लड़ेंगे, इसको आप जी हाँ, उसको हम आप दोहरा कहें, वे लोग इसको प्रैग्मेटिज्म कहेंगे, वे लोग इसको अपॉर्चुनिज्म नहीं कहेंगे, व्यवहारवाद कहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो बाकी एलाइज थे, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, जयललिता, उन्होंने पहले वाजपेयी जी के साथ टाई अप किया, फिर उनको एहसास हुआ कि इसमें नुकसान बहुत है क्योंकि उनकी खुद की सीटें कट गई। अब पहले के इस तजुर्बे को देखते हुए क्या आपको लगता है कि दोबारा जुड़ेंगे वो बीजेपी के साथ? मुझे लगता है कि कांग्रेस के घटाव के साथ साथ उनके रवैये में और बदल आएगा। अब तो ममता बनर्जी डोमिनेंट है इस समय में, खुद ही बंगाल में, इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव के बाद पावर सबसे ज्यादा सीमेंटिंग फोर्स रहेगा।
और ऐसी स्थिति में आइडियोलॉजीज एंड पॉलिसीज ये मैटर पहले भी नहीं करती थी इनके लिए, आगे भी नहीं करेंगी। तो आपका मानना है कि पावर एक मैग्नेट का काम करेगा कि अगर इस पर ये इस बात पर निर्भर है कि बीजेपी 180 सीट्स क्रॉस करे, उसके बाद की इक्वेशन। आपका अभी क्या अनुमान है? अभी मैंने अध्ययन नहीं किया, इट इज टू अर्ली जो एसएस, मुझे लगता है कभी चलने दिया जाए तभी बात मालूम पड़ेगी। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि जहां एक तरफ बार बार बीजेपी नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस और यूपीए हैं। हाल के महीनों में उन्होंने भी काफी जद्दोजहद की है, जो पहले के 2-3 साल का नुकसान था उसकी भरपाई हो, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है, फूड सिक्योरिटी बिल है, इस सब पे मेहनत हो रही है। आपको लगता है कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हैं ये गेम चेंजर का काम कर पाएंगे? मुझे जरूर लगता है, केवल विपक्ष अपनी ओर से किस प्रकार पोजीशन करता है इस पर निर्भर रहेगा। अन्यथा कांग्रेस तो बेस्ट फुट फॉरवर्ड की कोशिश पॉलिसीज के तहत में भी की है, इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स के नाते से। अब मुझे ऐसा है, लेकिन दूसरा भी लगता है कि इंप्लीमेंटेशन लेवल पर इतनी प्रॉब्लम है, इतनी लेथार्जी है कि पॉलिसीज की घोषणा हो जाएगी, नीचे हल्ला मचेगा कि मिला कुछ नहीं। क्योंकि पिछली बार उन्होंने मनरेगा किया था, फार्म लोन वेवर किया था, फायदा खूब हुआ, 2009 में बन गई सरकार। तो आप मान रहे हैं, मतलब ठीक है उसमें भी इंप्लीमेंटेशन में नुकसान, इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुई। इंप्लीमेंटेशन में नुकसान तो बाद में नजर आया, कैश ट्रांसफर का ऐसा विषय नहीं है। लोग तुरंत अपने बैंक अकाउंट देखेंगे, मिला तो ठीक है, दूसरे को मिला इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमें मिला या नहीं ये डिसाइड करेगा इसमें। अच्छा, 2014 में जिस तरीके से फिलहाल स्थिति बन रही है, लग रहा है कि मोदी बनाम राहुल की ये टक्कर होगी। मोदी कांग्रेस बीजेपी की तरफ से, राहुल कांग्रेस की तरफ से। राहुल का अब तक का जो परफॉर्मेंस रहा है उसको आप कैसे आंकते हैं? मुझे लगता है कि उनको बहुत सीखने की जरूरत है। अभी तक तो मीडियोकर परफॉर्मेंस रहा है। वो मानते हैं कि मैं जल्दबाजी में नहीं हूं। हाँ, उनको जल्दबाजी में रहना भी नहीं चाहिए। इसलिए कांग्रेस के अंदर भी जैसा सर्कमफरेंस का माहौल है ना, गलती ना कर दे कांग्रेस के लोग उनको सामने लाकर। आपके हिसाब से गलती क्यों होगी? क्योंकि मनमोहन सिंह के नाम पे तो नहीं चुनाव लड़ा जाता 2014 का, तो उनको भी एक नया ही चेहरा चाहिए। नहीं, कांग्रेस की अपनी जो उज्जवल परंपरा रही है उसी को सामने रखे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा राहुल गांधी जी घूमेंगे उतना ही उनके बारे में असेसमेंट होकर वोट कटने का अंदेशा ज्यादा रहेगा। जैसा देख भी लिया, पिछले चुनाव में भी देख लिया, वो चल नहीं पाते हैं। बहुत सीखने की जरूरत है। क्यों नहीं चल पाते आपके हिसाब से? अगर आप उनके सलाहकार होते, इतना बड़ा नाम है उनका, क्लीन इमेज है उनकी, कोई भ्रष्टाचार का आरोप उन पे है नहीं, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन उनके साथ, क्यों नहीं चल पाता? सबसे बड़ी बात है कुछ करते नहीं है, और नहीं करने से नो वर्क नो प्रॉब्लम नो डिसीजन नो कंट्रोवर्सी, इसका उनको एडवांटेज मिल जाता है। जब वो करने लगे तब ना, तो उनको प्रोएक्टिव रोल में, तो पार्लियामेंट में देखा ना बाहर देखा। अब तो वो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। इसके बाद में 10 साल पार्लियामेंट में रहे तो 1.5 घंटा भी पूरा समय नहीं हुआ उनकी ओर से श्रीमुख से कुछ बातें निकलने का। नहीं, अब तो वो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब तो रकाबगंज रोड में मीटिंग ले रहे हैं, फैसला कर रहे हैं कि चुनावी रणनीति क्या होगी। मुझे लगता है वो प्रोएक्टिव। अभी तक उन्होंने अपने को प्रूव तो किया नहीं है। संगठन के अंदर लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाए। सबसे पहले तो उनके नजदीक के सलाहकार जो लोग हैं उनसे वो मुक्त हुए बगैर पॉलिटिक्स को पूरा अटेंशन दे पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। क्योंकि बार बार सवाल ये उठता है कि वो हैं मतलब पॉलिटिशियन बाय वीकडेज एंड प्रिंस बाय वीकेंड्स। जैसे वीकेंड हुआ उनका मीटर डाउन होता है, गायब होते हैं, मंडे को आते हैं उसके बाद। इसलिए भारत को समझना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, गांधी जी को गोखले ने कहा था कि 2 साल पहले अनाम रखकर देश भर घूमो, देश को जानो समझो। मेरा ख्याल है कि यही आज गोखले जी गांधी जी को बता रहे थे, राहुल गांधी जाते तो उनको भी यही बताते। आपके हिसाब से मोदी बनाम राहुल की अगर टक्कर होती है तो फायदा किसका, नुकसान किसका? मेरा ऐसा सोचना है कि इस बार व्यक्तियों के साथ साथ मूल्यों और मुद्दों पर भी चुनाव जाएगा। केवल व्यक्तियों के आधार पर नहीं, सिंबल्स भले ही रहेंगे, लेकिन सिंबल्स इतने हेजी हैं और इतने डिसेप्टिव हैं कई बार। ये सामान्य जो पढ़ा लिखा आदमी है वो आज अभी के रिजीम से तो नाराज है, विपक्ष से उदास है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ काम करेगा। नहीं, पर हो तो ये भी सकता है कि थर्ड फ्रंट जैसे जो पार्टीज हैं उनको फायदा हो जाए, बीजेपी को ना मिले वोट। ये हो सकता है। इसलिए जो हिंदी भाषी प्रांत हैं उनका बिहेवियर, उसमें भी उत्तर प्रदेश और बिहार का बिहेवियर अलग अलग रहेगा। अहिंदी भाषाओं का उनकी भाषा में जो लीडरशिप रहेगी वो ज्यादा डिक्टेट कर पाएगी सिचुएशंस को। ऐसी सारी स्थितियों में देखें, एक अंदेशा या एक संभावना ये भी लगती है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर भी बहुमत में ला पाए। अच्छा गोविंद हजारी जी, एक निजी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हमने देखा कल्याण सिंह की बात हो या उमा भारती की बात हो तो सब बीजेपी में लौट आए वापस, आप नहीं लौटेंगे? ना। क्यों नहीं?
मैंने तय किया है, क्योंकि मैंने किसी शिकवा शिकायत आशा निराशा अपेक्षा उपेक्षा के तहत तो निर्णय नहीं लिया। मैंने तो अध्ययन अवकाश उस समय की देश की चुनौतियों को समझकर लिया। अध्ययन के बाद उससे प्राप्त कंक्लूशंस, रिकमेंडेशंस के आधार पर मैं बौद्धिक रचनात्मक आंदोलनात्मक काम में लग गया। भाजपा के उठाव या गिराव से मैं अपना निर्णय क्यों बदलूं? मैं देश के लिए बेहतर कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, ये मुझे समाधान है। नहीं, आपको नहीं लगता कि अगर एक बड़ी पार्टी का हिस्सा बने, वैसे ही आपका रुतबा हो जैसे कि पहले हुआ करता? मुझे दूसरा, मैं पहले भी ऐसा ही था, पकड़ अभी भी वैसा ही पकड़। मेरी सेहत में तो कोई फर्क तब भी नहीं पड़ा, अब भी नहीं पड़ता है। तो कोई गुंजाइश नहीं है आपकी? मैं मानता हूं कि देश में सभी दोनों प्रमुख कॉम्बिनेशंस विदेश परस्त हैं, अमीर परस्त। जरूरत है देश में भारत परस्त और गरीब परस्त राजनीतिक ताकत की। मैं उस औजार को गढ़ने में कुछ समय जरूर लगाऊंगा, ऐसा मैं सोचता। ऐसे में केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी खड़ी करने की। आपने पहले अन्ना और केजरीवाल को पर्दे के पीछे से काफी समर्थन दिया था। आपको उम्मीद नजर आती है कि दिल्ली में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं? मैं मानता हूं कि चुनावी सफलता को आधार न बनाकर ऐसे 50-55 प्रयोग देश में चल रहे हैं, उन सबको जोड़कर एक ताकत बने, मैं इस कोशिश में लगा हूं। नहीं, पर उम्मीद इतनी है नहीं। देखा जाए, समय लगेगा। अगर वोट ही ना पड़े, सीट ना आए, कोई बात। जैसे काशीराम जी पहले चुनाव लड़े थे हारने के लिए, दूसरा चुनाव लड़े हराने के लिए, तीसरा चुनाव लड़े जीतने के लिए। राजनीति में टाइमिंग का भी महत्व है, पेशेंस का भी महत्व है। मैं मानता हूं कि देश की जरूरत अगर है और अपने में लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो नैतिकता का तकाजा है कि हम आगे बढ़े और को भी साथ लें। आपको लगता है कि केजरीवाल में कोई दम है? मैं मानता हूं कि मैं नीयत पर जरूर विश्वास करता हूं। क्षमता तो प्रमाणित होना है। अभी अन्ना जी की भी नीयत है, रामदेव जी की भी नीयत है, श्री श्री रविशंकर जी की भी नीयत है, और भी अच्छी सदशक्तियां हैं जो लगी। मेरी कोशिश होगी सब कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग करें। गोविंदाचार्य जी, आपने वक्त दिया, सीधी बात कार्यक्रम में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी गोविंदाचार्य जी से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।